आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों हम क्लास 9th का साइंस पढ़ने के लिए आए हैं। तो बिना किसी देरी के स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उसमें काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं, जो कुछ और आगे का देखते हैं कि क्या पढ़ाते हैं। क्लास 9 पे हम लोग का हमारे आसपास के पदार्थ, ये वाला चैप्टर चल रहा था बच्चों। क्लास 9th हम लोग का चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें आपको ठोस, द्रव और गैस, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं और बच्चों ये किस तरह से एक्ट करते हैं। हम लोगों को ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में जानना है कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठोस में अंतराण्विक बल कैसा होता है, द्रवों में अंतराण्विक बल कैसा होता है और गैसेस आपका कैसा अंतराण्विक बल प्रदर्शित करती हैं। फिर इनके अणुओं के बीच में स्पेस कितना होता है ठोस में और द्रव में, और गैस में इनके अंतराण्विक, इनके मतलब दोनों अणुओं के बीच में स्थान कैसा होता है। ठीक है, तो हमने जाना था कि ठोस जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, यानी कि आपके दृढ़ होते हैं, दृढ़ होते हैं। उसके द्रव कैसे होते हैं आपके, उनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, यानी कि वो कैसे होते हैं आपके तरल होते हैं। और गैसेस जो होती हैं वो आपकी बिल्कुल वायु की तरह होती हैं। उसके बाद फिर ठोस में क्या होता है बच्चों, अंतराण्विक बल कैसा होता है। ठोस में अंतराण्विक बल जो आपका होता है, अंतर आणविक बल, तो दृढ़ में कैसा होता है, अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, है ना। और उन सबके बीच में अंतराण्विक स्थान कैसा होता है, अंतराण्विक स्थान कैसा होता है, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। अंतराण्विक स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है। ये कैसा होता है, बहुत कम। ठीक, इसके बाद जब हम तरल की बात करते हैं तो तरल में बच्चों अंतराण्विक बल क्या होता है, दृढ़ की अपेक्षा कम होता है, मतलब थोड़ा होता है, थोड़ा होता है ना। लेकिन जब अंतराण्विक स्थान की बात करते हैं तो ये भी थोड़ा होता है, बहुत कम होता है। दृढ़ में बहुत कम होता है और इसमें थोड़ा होता है। लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में अंतराण्विक बल जो होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है, यानी कि दो अणु एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं और उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं एक दूसरे कणों पर। और जो अंतराण्विक स्थान होता है, यानी दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा होती है। कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो अब कुछ ये कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए, एक अगर आपको कारण बताओ पूछा जाए, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं, पहले आपको ये जानना चाहिए कि पदार्थों की जो कैटेगरी है उनमें कौन कौन से ऐसे हैं जो पदार्थ कहलाएंगे, कौन कौन से ऐसे हैं जो मैटर कहलाएंगे। तो आपका कुर्सी है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कि जैसे आपका कुर्सी है, आपका है कुर्सी, ठीक, इसमें कौन कौन से पदार्थों की कैटेगरी में है, यानी कि मैटर है। क्या क्या आपका मैटर है, मैटर वही होगा जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे
उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता होगा। तो आपका हो गया कुर्सी, फिर आपका है वायु, स्नेह, फिर आपका है गंध, घृणा या प्रेम, बादाम, विचार, और उसके बाद आपका शीत, फिर आपका नींबू पानी, और इत्र की सुगंध। ठीक, अब इसमें पदार्थ, तो आप सभी को पता है कि पदार्थ वो चीज होगी जो ठोस या द्रव या गैस, इन तीनों में से कुछ एक होगी, जिसमें अणु होंगे और उन अणुओं के बीच कुछ दूरी होगी, उन अणुओं के बीच कुछ बल लग रहा होगा और वो अणुओं से मिलकर के बने होंगे। तो जैसा हम देख रहे हैं, पहला है आपका कुर्सी, क्या है वो आपका पदार्थ की कैटेगरी में आ गया। कुर्सी जो है आपका वो ठोस की कैटेगरी में आ गया है ना, वो आपका ठोस की कैटेगरी में आ गया जो आपका कुर्सी है। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करते हैं वायु। वायु कैसा है आपका बच्चों? वायु आपका पदार्थ है और ये गैस की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका स्नेह। स्नेह क्या है? एक फीलिंग है, आपके शरीर के अंदर की एक फीलिंग है। तो स्नेह में कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है, मतलब वो आपका खुद का विचार है। तो स्नेह आपका कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, गंध यानी कि जो स्मेल है वो भी आपका कोई पदार्थ नहीं है, वो सेंसिटिविटी से आपका गंध को आप अंदाजा लगा पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं। ठीक, फिर घृणा, ये भी एक टाइप का विचार ही है या नेचर है, तो ये भी आपका कोई पदार्थ नहीं है। प्रेम क्या है आपका? कोई पदार्थ नहीं है। ठीक, बादाम क्या है आपका? पदार्थ है बच्चों। बादाम कैसा होता है आपका? पदार्थ की कैटेगरी में आ गया। और बादाम कैसा है आपका? ठोस की कैटेगरी में आता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे विचार। हमारे जो माइंड में विचार चलते रहते हैं, क्या ये किसी पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं? यानी कि ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये फिजिकल नहीं है, ये आपका मेंटल है। तो विचार जो है वो आपका पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आता है। फिर आपका शीत भी कोई पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आता, और नींबू पानी जो है वो आपका पदार्थ की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नींबू पानी आपका पदार्थ की कैटेगरी में आता है। तो नींबू पानी आपका कैसा हो गया? द्रव यानी लिक्विड स्टेट हो गया। नींबू पानी जो है वो आपका द्रव की कैटेगरी में यानी कि लिक्विड स्टेट में आ गया। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सभी आपके पदार्थ के उदाहरण हैं, पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि अब पदार्थ क्यों है? क्योंकि इनका कुछ क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है, यानी इनका कुछ वेट होता है, कुछ मास होता है, और ये क्या करते हैं बच्चों? ये स्थान घेरते हैं, ये स्थान घेरते हैं। तो समझ में आ गया कि हमें पदार्थों की क्या पहचान है? वो उनका कुछ द्रव्यमान होता है और वो क्या करते हैं? कुछ स्थान घेरते हैं। ठीक, उसके बाद आप सभी ने देखा होगा, मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे प्रकार के त्योहारों में व्यंजन बनते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि किचन में अगर मम्मी आपकी गोभी की सब्जी बना रही है मान लीजिए, तो क्या आप गेट के पास या घर के अंदर दूर, किचन से दूर होने के बावजूद भी क्या सूंघ करके आप ये अंदाजा लगा पाते हैं कि किस चीज की सब्जी बन रही है? अलग अलग सब्जियों का स्मेल जो है, मतलब कि महक जो है वो डिफरेंट होती है, या अलग अलग हर व्यंजन की अलग अलग स्मेल होती है, उसकी महक अलग होती है। तो आप क्यों, जब गरम गरम खाना बन रहा होता है तभी आप उसकी महक को
अंदाजा लगा पाते हैं, और ठंडे होने के बाद वो महक आपको नहीं आती है उतनी तेज। उसके पीछे क्या कारण है? निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको खुद उस खाने के पास तक जाना पड़ता है, और नाक नजदीक ले जाने पर ही आपको उसकी स्मेल आ पाती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण जानेंगे हम। तो नोट कर सकते हैं आप सभी। इसका कारण क्या है कि गर्मा गर्म खाने की गंध खाने की गंध दूर से ही या कई मीटर दूर से ही, कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है। हमारे पास पहुंच जाती है। क्यों? क्यों पहुंच जाती है? हमें क्यों जानना है। साइंस में जब भी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हमें क्यों, कहां, कैसे, ये 3 शब्दों का ज्यादातर यूज करना पड़ेगा, तभी हम विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गर्मा गर्म खाने की गंध आपको कई मीटर दूर से ही पता लग जाती है, लेकिन क्यों पता लग जाती है? क्योंकि तापमान बढ़ने पर, है ना, आपको रीजन देना है। तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से, गर्म खाने से निकलने वाली, गर्म खाने से निकलने वाली गैसों की, निकलने वाली जो गैस होती है, तो गैस के अणुओं की गति, क्या होता है? अणुओं की गति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है? अब जब गति बढ़ जाती है तो क्या होता है बच्चों? उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, जिससे अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो क्या होता है? जब गर्मा गर्म खाना होता है तो उसमें तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली जो गैस होती है, उसके अणुओं की गति भी बढ़ जाती है, जिससे अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए उसमें विसरण कैसा होता है? उनके अणुओं में कैसा होता है? विसरण की गति तेज हो जाती है। विसरण यानी कि फैलाव, विसरण की गति तेज हो जाती है, तेज हो जाती है ना। तो विसरण की गति जब तेज हो जाती है तो क्या होता है कि आपकी नाक तक वो स्मेल जो भोजन की है वो बहुत दूर तक भी पहुंच जाती है, और आपको गर्मा गर्म खाने का समझ में आ जाता है कि कौन सा व्यंजन अंदर पक रहा है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण जो होता है वो ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अर्थात गर्म
गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। बहुत तेजी से होता है, होता है। तो कारण आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की हमें गरम गरम खाने की सुगंध क्यों बहुत तेजी से पता लग जाता है, और जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल हमको बहुत अच्छी तरह से क्यों नहीं हो पाती है। फिर कल हमने चर्चा की थी कि स्विमिंग पूल में गोताखोर जो है वो पानी काट पाता है, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि स्विमिंग पूल में जो गोताखोर पानी काट पाता है उससे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। क्या, कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं? एक तो ये कि पानी के कणों के बीच की जो दूरी है वो अपेक्षाकृत कैसी होती है, अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और उस रिक्त स्थान के कारण ही जो गोताखोर होता है वो अपने हाथों को चलाता है और पानी को वो चीरते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और जल के कणों के बीच आकर्षण बल भी थोड़ा कम होता है ठोस की तुलना में। तो जब आकर्षण बल कम होता है तो ताकत लगाने पर वो पानी पीछे को कर पाता है। गर्मा गर्म खाने की सुगंध आपके स्मेल आपके नाकों तक क्यों पहुंच जाती है बहुत दूर होने के बावजूद भी? क्योंकि गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको घनत्व बढ़ते हुए क्रम में बताया था कि वायु से चिमनी के धुएं का घनत्व ज्यादा होता है, फिर चिमनी के धुएं से आपका रुई का घनत्व ज्यादा होता है, फिर रुई से आपका जल का घनत्व ज्यादा होता है, उसके बाद आपका घनत्व के मामले में शहद आता है, उसके बाद आता है चौक, और उसके बाद आपका आता है लोहा। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका एक और क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि बर्फ के टुकड़े को आप जल में तैरते हुए आपने देखा होगा, क्यों? तो बर्फ के जमने से क्या बनती है बच्चों? पानी बनता है। बर्फ के पिघलने से आपका क्या बनता है? पानी बनता है। और पानी के जमने से आपका क्या बनता है? बर्फ बनता है। पानी के जमने से आपका क्या बनता है? पानी के जमने से आपका बर्फ बनती है। पानी के जमने से बर्फ बनती है। ठीक है, ये सभी को पता है। लेकिन आपके बर्फ के टुकड़े को जल पर तैरते हुए देखा होगा। वो क्यों देखा होगा? कि जब बर्फ बनती है पानी के जमने से तो उनकी संरचना में, तो उसकी संरचना यानी जो उसका स्ट्रक्चर बनता है तो उसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाता है। अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाता है ना? और वो किस तरीके की संरचना बना लेती है? और वो पिंजरे के जैसी संरचना बना लेती है। और वो यानी कि बर्फ कैसी? केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है। जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जिससे इसका आयतन
ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है, जल से अधिक हो जाता है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते चलेंगे। तथा आयतन के बढ़ने से आयतन के बढ़ने से घनत्व जो है वो जल से भी कम हो जाता है। घनत्व जल से भी कम हो जाता है। है ना, मतलब वो बर्फ ठोस है लेकिन उसका घनत्व क्या होता है, आपका वाटर से यानी कि पानी से कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है, यानी कि उसका स्पेस, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो ज्यादा हो जाता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि बर्फ के टुकड़े आपके जल पर तैरने लगते हैं। अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं, जल पर तैरते हैं। ठीक है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि बर्फ के टुकड़े जल पर क्यों तैरते रहते हैं। तो बर्फ के टुकड़ों का जल पर तैरने का कारण ये है कि उनका आयतन जो है जमने के बाद उनका आयतन बढ़ जाता है और उसका घनत्व क्या होता है वो जल से भी कम हो जाता है। अतः बर्फ के टुकड़े आपके जल पर तैरने लगते हैं। इसको आप अपने घर में भी बच्चों एक बार देख सकते हैं। आप किसी बर्तन में बर्फ को जमाएंगे तो जिस निशान तक आपका पानी होगा, बर्फ जब जमेगी तो वो निशान से पार चला जाएगा, यानी उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा और घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, यानी कि पिंजरे जैसी संरचना बना लेगा और बर्फ के टुकड़े आपके जल पर तैरना शुरू कर देंगे। बर्फ के टुकड़े आपके क्या होते हैं, जल पर तैरना शुरू कर देते हैं। अब इसमें बच्चों आपका जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया कि गर्मा गर्म भोजन की सुगंध आपके नाकों तक क्यों पहुंच जाती है, तो क्यों उस पर क्या होता है बच्चों, हर प्रकार के मैटर पे क्या होता है, आपका तापमान का प्रभाव होता है। हर प्रकार के मैटर पे क्या होता है बच्चों, तापमान का प्रभाव होता है। और हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक हम लोग जब पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ रहे थे उसमें हमने ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के बारे में जाना। तो हमने कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में जाना था कि संपीड्यता किस वाले पदार्थ में कितनी होती है, मतलब ठोस में संपीड्यता कैसी होती है, द्रव में संपीड्यता की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कैसी होती है और गैस की कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है। तो आप सभी को पता है कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि गैसेस जो होती हैं बच्चों, आप सभी ने देखा है कि उनके अंदर संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है कि गैसेस को आप किसी भी प्रकार के सिलेंडर में फुल करके और उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी, जिसे बहुत सारे तरीकों की अब आजकल व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में उसका यूज किया जा रहा है। उसके बाद फिर आपका एलपीजी है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिससे आप जो रसोई गैस जिसको हम कहते हैं, जिससे खाना बनाने में हम यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, गैस अब छोटे से सिलेंडर में आपका 14 किलो गैस भरी होती है। छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस भरी होती है, मतलब वो सिलेंडर इतना बड़ा नहीं होता जितनी ज्यादा उसमें गैस भरी होती है। तो रीजन क्या होता है कि उनके अंदर अंतराणविक जो बल होता है वो बहुत कम होता है और अंतराणविक स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। तो उसको दबा दबा के यानी कंप्रेस कर देते हैं, उसको खूब भर देते हैं तो वो सिलेंडर आपका फुल हो जाता है।
यानी उनके अंदर कंप्रेशन पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है ना। तो हम एक टेस्ट करेंगे, बल्कि ये टेस्ट बहुत इजी है, ये टेस्ट आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है वो बहुत इजी है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? आपको अपनी डेली लाइफ में बच्चों जो हो रहा है आसपास परिवर्तन, उस परिवर्तन पे सजगता से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अपनी अवस्था को बदल सकता है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे अपने घर पर। क्या एक्टिविटी करेंगे कि आप सभी जानते हैं कि ठोस, जैसे कि ठोस का हम एग्जांपल लेंगे बर्फ, ठीक। उसके बाद हम द्रव, द्रव का एग्जांपल लेंगे जल, और गैस, गैस का एग्जांपल लेंगे जल वाष्प, ठीक। तो इसमें देखेंगे कि जब अवस्था बदलने के दौरान क्या होता है कि पदार्थ के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? खोजना चाहिए। साइंस क्या कहता है कि आपके आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हैं आपके वातावरण में, आपके पर्यावरण में, तो उस पे आपको विज्ञान में क्या, विज्ञान का सबसे मूलभूत आधार क्या है बच्चों? क्यों, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक, कैसे हो रहा है, और क्या हो रहा है, कहां हो रहा है। ये तीन चीजों को जब आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति अपनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि साइंस क्या है, यानी कि विज्ञान क्या है। यानी कि 3W को आपको ध्यान रखना है, व्हाट, व्हाई और वेयर। बच्चों, हम लोगों ने आज की क्लास में बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, समझा कि ठोस, द्रव और गैस, इनमें कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं। क्या हम ठोस, द्रव और गैस जो पदार्थ होते हैं, क्या वो अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? ये एक सवाल आया था मन में, तो इस पर आप सभी को विचार करना होगा कि क्या ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं इजीली, और उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं जब वो अवस्थाएं बदलती हैं। आप एक पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, की पानी से आपका ठोस के रूप में बर्फ जम जाती है और उसके बाद जल वाष्प भी बनता है, तो वो गैस का भी रूप ले सकता है। और विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपको 3W यानी कि व्हाई, व्हाट और वेयर, यानी कब, कहां और कैसे, क्यों, वाई, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ आप साइंस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हर चीज के आगे, हर वातावरण में हो रहे परिवर्तन के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगाइए और उसके बाद उसका आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। आज की कक्षा में इतना ही। तब तक के लिए, आज की क्लास से जुड़ने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।